नमस्कार। इस वीडियो में मैं द्विवेदी युगीन कविता और उसकी विशेषताओं पर आपके साथ चर्चा करूंगा। हिंदी का सर्वमान्य भाषाई रूप का केंद्र आगरा और दिल्ली रहा। आधुनिक कविता को यदि हम देखें तो हम यही पाते हैं। ब्रज भाषा इसी भूभाग की बोली जाने वाली भाषा रही, जो कि आधुनिक युग में प्रवेश करने के बाद भारतेंदु युग तक काव्य भाषा के रूप में निर्बाध रूप से व्यवहार में आती रही। इसी क्षेत्र में खड़ी बोली साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी हुई, जो कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती थी। भारतेंदु जी से पूर्व और उनके समकालीन लेखकों ने इसे गद्य भाषा का गौरव प्रदान किया। बोली के रूप में ये खड़ी बोली, जैसा कि मैंने बताया, मेरठ, दिल्ली और दिल्ली के आसपास सदियों से प्रचलित रही है, लेकिन साहित्यिक संस्कारों से परिनिष्ठित होने वाली केंद्रीय भाषा आगरा और दिल्ली के बीच की रही है। और यही कारण है कि हिंदी गद्य की भाषा को संस्कार देने वाले आरंभिक लेखकों में एक भी मेरठ या उसके आसपास का नहीं था। हाँ, आगरा के लल्लू लाल जी और राजा लक्ष्मण सिंह जी आदि अनेक लेखक हमें उस समय के दिखाई पड़ते हैं। आगरा और दिल्ली के आसपास की जनता की बोली के रूप में खड़ी बोली हिंदी बहुत दिनों से चली आ रही है। उर्दू की ये जननी है। मुसलमानों ने इसे बनाया नहीं था, वरन इसको अपनाकर इसको उर्दू का रूप दे दिया था। इसकी आकारांत प्रवृत्ति का रूप भल्ला हुआ सो मारिया, बहिणा म्हारा कंतु जैसे अपभ्रंश काव्य में मिलता है। इसके बाद कबीर, खुसरो, रहीम, भूषण आदि की कविताओं में भी खड़ी बोली को स्थान मिलता रहा। किंतु ब्रज और अवधि के साथ साथ कृष्ण और राम के पवित्र नामों का जो स्वाभाविक आकर्षण लगा हुआ था वो इसमें नहीं था। कबीर की भाषा रही, आप आपका मरम न जाना, बातन ही बैकुंठ बखाना। खुसरो की भाषा रही, बिना परों वह उड़ गया, बांध गले में सूप। रहीम की चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था। भूषण का जोर शिवा करता अनरथ भली, भई हथ हथियार न आया, साही का ललन दिल्ली दल का दलन। इस प्रकार इन कवियों ने इस भाषा में खड़ी बोली हिंदी में रचना तो की, लेकिन जो आकर्षण ब्रज भाषा का उस समय था वो हमें इसमें दिखाई नहीं पड़ता। साहित्यिक गद्य में इसका प्रचार नहीं था। वास्तव में गद्य ही नहीं था उस समय में। तब वहां खड़ी और पड़ी ये कहां से आती? जब लल्लू लाल जी ने अपने गद्य रचना करनी प्रारंभ की, तब से साहित्य के क्षेत्र में इसका अस्तित्व दिखाई पड़ने लगा। बोलचाल में तो इसने उत्तर भारत में व्यापकता प्राप्त कर ली थी। बोलचाल की भाषा होने के कारण और गद्य पद्य दोनों में इनकी भाषा का विभेद मिटाने के अर्थ और साहित्यिक मितव्ययता या लाघव के नाते लोगों ने इसको पद्य की भाषा बनाने का पक्ष भी लिया। खड़ी बोली का झंडा खड़े करने वालों में बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री प्रमुख हैं। इन लोगों के उद्योग और प्रभाव से कुछ कवियों ने भी इसे अपनाया और खड़ी बोली में बड़ी सुंदर रचनाएं की। प्रारंभ में कुछ लोगों, जिनमें पंडित प्रताप नारायण मिश्र सम्मिलित थे, ने इसका विरोध किया, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली में कविता तो की, लेकिन मुक्त कंठ से स्वीकार किया कि जितनी सुगमता ब्रज भाषा की कविता करने में है उतनी खड़ी बोली की कविता करने में नहीं है। लेकिन फिर से एक बार तेजी से कवि खड़ी बोली में कविता रचना में प्रवृत्त होने लगे, और उसका परिणाम यह हुआ कि श्रीधर पाठक, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, नाथुराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, लोचन प्रसाद पांडे, इन कवियों के साथ साथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त आदि कवियों ने भी खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना करनी प्रारंभ की और साहित्य संसार में एक नव जागरण का अभियान सा चला दिया।
यही हिंदी काव्य का दूसरा चरण है जिसे हम द्विवेदी युग कहते हैं। संवत 1850 से 1875 तक की समयावधि में संवत 1950 से 1975 तक की समयावधि में फैले इस कालखंड में हिंदी कविता की प्राण प्रतिष्ठा खड़ी बोली में हुई। साथ ही हिंदी कविता देश और समाज की समस्याओं से संबद्ध होकर जातीय जनजागरण की सबल वाहिका भी बनी। इस युग की कविता की प्रमुख विशेषताओं की यदि हम बात करें तो इस युग की कविता में देश प्रेम की भावना को सर्वोच्च स्तर पर वाणी मिली। मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त आदि की कविताएं हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। अंग्रेजी सत्ता के प्रति तीव्र विद्रोह के स्वर इस युग की कविता में मुखरित होते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ कविता में सौदेश्य प्रधानता के भी हमें दर्शन होते हैं। सामाजिक उत्थान और समाज सुधार के स्वर भी इस युग की कविता में दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पौराणिक आख्यानों, स्वर्णिम युग की स्मृति जगाते हुए ऐतिहासिक वृत्तों आदि को कविता का विषय बनाया गया। साकेत, उर्मिला आदि जो रचनाएं हैं उन्हें हम इसके उदाहरण स्वरूप रख सकते हैं। साथ ही साथ पहली बार खड़ी बोली में काव्य रचना करके ऐतिहासिक कार्य किया गया, क्योंकि इससे पहले ब्रजभाषा को ही कविता के क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता रहा है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। प्रबंधात्मक रचनाओं में इस युग के कवियों की अधिक रुचि रही और उन्होंने प्रबंधात्मक रचनाओं का प्रणयन किया। अलंकारों के आडंबरों से बचते हुए इस युग के कवियों ने अभिव्यक्ति की सरलता, सुबोधता पर अधिक ध्यान दिया। संस्कृत के वर्ण वृत्तों यानी छंदों के साथ हिंदी के छंदों के नियमों का पालन करते हुए इस युग में कविताएं लिखी गईं। नारी के प्रति सम्मान की भावना को सर्वोच्चता देते हुए समाज में नारियों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया। नारी से संबंधित यदि हम देखें तो सारी के सारे कवियों ने अपनी कविताओं में नारी को विशेष सम्मान की दृष्टि से दिया। मैथिली शरण गुप्त की कविताएं हम इस दृष्टि से विशेष रूप से देख सकते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। नारी की जो समसामयिक स्थिति थी उसका वर्णन और नारी की स्थिति में सुधार करने के प्रयास हमें इन कवियों के काव्य में मिलते हैं। प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण यदि हम देखें तो पहली बार इसी युग के कवियों का ध्यान प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण की ओर आकृष्ट हुआ और बहुत ही खूबसूरत चित्रण, चाहे वे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता हो, चाहे वह मैथिली शरण गुप्त की कविता हो, चाहे लोचन प्रसाद पांडे हो, राम नरेश त्रिपाठी हो, श्रीधर पाठक हो, बहुत खूबसूरत स्वतंत्र चित्रण प्रकृति के इन कवियों ने प्रस्तुत किए। इस प्रकार भाव की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से, देश प्रेम की भावना की दृष्टि से, सांस्कृतिक धरोहर की दृष्टि से, प्रबंधात्मक रचनाओं की दृष्टि से, कला पक्ष की दृष्टि से, सभी दृष्टियों से द्विवेदी युग की कविता एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी कविता के रूप में हमारे सामने आती है। धन्यवाद।